जय हिंद एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी अभी 13 अप्रैल को आपका सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट हुआ सक्सेसफुली। इसके अलावा जिन बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका किसी भी कारण से नहीं हो पाया या फिर जो सेकेंड एग्जाम के लिए अपनी एम कर रहे हैं वो अपनी एग्जाम की तैयारी में अच्छे से जुट गए होंगे। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सीडीएस फर्स्ट 2025 के एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से रहा था, कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कम प्रायोरिटी पे रख सकते हो या फिर उन्हें छोड़ सकते हो। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीजें कम है इंपॉर्टेंट और कौन सी चीजें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बेटा बात करें साइंस की तो साइंस आपका डिवाइडेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। ठीक है, तो फिजिक्स का सेक्शन थोड़ा ज्यादा था, केमिस्ट्री का और फिजिक्स आप लगा सकते हो इक्वल इक्वल रहा। देन आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से 11-11 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और बायो से 10 क्वेश्चंस। ठीक है, जो अगर आप टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स से कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था। ऑप्टिक्स जो है उससे आपके 3 क्वेश्चंस आए थे। पावर, वर्क, एनर्जी, पावर जो टॉपिक होता है उससे 2 क्वेश्चन। देन मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, मोशन, तीनों से एक। फोर्स से 3 क्वेश्चन। तो ये जो आपके ऑप्टिक्स, पावर, फोर्स, ग्रेविटेशन, ये काइंड ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी छोड़ना सही नहीं है। अगर इसमें आप देखोगे ना तो मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन आया। इसके अलावा भी फिजिक्स के काफी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स होगा, उससे भी आता है, लेकिन इस पेपर में उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये वाले टॉपिक्स आप समझ सकते हो कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल रहा हो, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, और अभी आपके पास एनफ टाइम है कि आप ये सब कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करेंगे बेटा केमिस्ट्री की तो सॉल्ट्स वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन। सॉल्ट्स इन द सेंस की जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट्स, उनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिला। एटम सबसे जरूरी है, 6 क्वेश्चन पूरे आए थे एटम्स में से। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ कंप्लीट साइंस। उसके बाद कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, इसमें से 2 क्वेश्चन। मेटल्स एंड नॉन मेटल से एक और एसिड से भी एक। अगेन मैं सेम बात बोलूंगी कि टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री में सिर्फ वही टॉपिक्स लिखे हैं जिसमें से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा भी और चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, बट उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया एनडीए 1 2025 में। तो ये वाले टॉपिक में से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं करना जो आप छोड़ दो। ये सभी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, रिपीटेडली आते हैं और इन टॉपिक से क्वेश्चन। देन बायो की बात करेंगे तो बेटा वैसे अगर बात करें कंप्लीट साइंस की, ठीक है, तो साइंस के लिए एनसीईआरटी एनफ होती है। ठीक है, 9th-10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लोगे। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्लस पीवाईक्यूज करो, मोर देन एनफ हो जाता है। ठीक है, पीवाईक्यूज मस्ट है करना। बायो में एनवायरमेंट और डिजीज से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस सब के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़नी रहती है। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए भी थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पर फोकस करना और डिजीजेस वाले पोर्शन के लिए भी थोड़ा सा करंट अफेयर को अपडेटेड रखना आपने। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस में से 4 क्वेश्चन जो कंप्लीट 10th के बेसिस पर था। ठीक है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ लाइफ प्रोसेस में से जो बुक में है एनसीईआरटी में सेम चीजें पूछी थी। डायवर्सिटी में देखोगे बेटा तो उसमें 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 1, सेल्स का 1 क्वेश्चन सिर्फ, हालांकि सेल्स इंपॉर्टेंट रहता है। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी 1 क्वेश्चन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपका 10th क्लास का चैप्टर है, बड़ा सिंपल और बेसिक, बिल्कुल एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल बाइबल समझना और कंप्लीट उसको पढ़ के जाना है थरली। अगर आप बात करेंगे बेटा आपके जीएस वाले पोर्शन की, जीके में जो जीएस वाला पोर्शन है तो उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री का 3, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, पॉलिटी। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स। ठीक है, साथ साथ करंट अफेयर तो पढ़ते रहना पड़ता है, उसी को लिंक करके आपका ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। करंट अफेयर्स का अगर आप पोर्शन देखो तो 34 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स वैसे भी काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप न्यूज़पेपर से डेली जो है अपना कॉन्टैक्ट बना के रखो, उसको पढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि 34 बहुत ज्यादा नंबर है। इसमें से आप सारे तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बट 25 और 20 प्लस तो 20 तो कर सकते हो एटलीस्ट। तो इतना एवरेज लगा के चलना कि 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आप निकाल सको। ठीक है, ज्योग्राफी से 19 क्वेश्चन थे, एंशिएंट से 7, मेडिवल और मॉडर्न, इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन है, तो अगेन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होगे कि किसको ज्यादा आपको मेंटेन करके चलना है, पॉलिटी और ज्योग्राफी तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी का 3 क्वेश्चन है तो उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो, थोड़ा सा रेगुलर ना पढ़ के कभी कभी कम पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन इन सब सब्जेक्ट्स की मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। ठीक है, आगे अगर बच्चे इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस आपको पता है, सिलेबस में से ही आता है सब कुछ। ठीक है, तो वही सिलेबस कोई थोड़ा खींच तान के इधर उधर से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे अगर आप बात करो स्पॉटिंग एरर्स, वो तो हर मतलब कहीं किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आ रही है
तो स्पॉटिंग एरर्स तो उसका एक अटूट हिस्सा है, तो स्पॉटिंग एरर तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, 10 क्वेश्चन है दोनों के, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर अभी आए थे प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, डिस्कोर्स मार्कर्स, एक्सप्रेशंस और पैराग्राफ। इसके अलावा भी कोई टॉपिक आ सकता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी टॉपिक उठ के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो फिल इन द ब्लैंक्स से सिर्फ आपको इतना समझना है कि फिल इन द ब्लैंक्स की अप्रोच आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि प्रीपोजिशन मतलब एक सब जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब आपने अच्छे से पढ़े हो, ताकि उसको आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिट कर पाओ, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सिर्फ इन पर ही निर्भर नहीं रहना, इसके अलावा जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी पढ़नी है, ठीक है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, अब वोकैब तो अनलिमिटेड है, ठीक है, कितना कुछ भी पढ़ सकते हो आप, हर एक बुक में 100 से ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों है, ऐसे आप सब तो नहीं रट सकते हो, ठीक है, बट स्टिल प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा वर्ड्स दिमाग में भरेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वोकैबुलरी के न्यू वर्ड्स भी आप सीखते रहोगे साथ साथ। कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो आपका आता ही आता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये यूजिंग वन वर्ड करेक्टली, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जिसको आप होमोफोन्स, होमोनिम्स, ठीक है, बोलते हो। इसके अलावा फॉर्मिंग 3 सेंटेंसेस मैचिंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, तो वर्ड मीनिंग्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको टाइम के साथ समझ में आएंगी, जितना ज्यादा आप कम्युनिकेटिव रहोगे दूसरे के साथ इंग्लिश में या फिर न्यूज़पेपर्स या बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके साथ साथ ये चीजें बेटर हो जाएगी। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग से पूरे 10 क्वेश्चन थे। आप देख रहे हो इंग्लिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा सिंपल है, इडियम्स फ्रेजेस के सीधे 10 क्वेश्चन, ठीक है, रिलेशनशिप बेस्ड सेंटेंसेस के 10 क्वेश्चन। सो इट इज अ वेरी सिंपल डेटा कि आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक पोर्शन जो भी है इंग्लिश में उसको बहुत फोकस से पढ़ना है। 30 क्वेश्चन, उधर 20 क्वेश्चन, बाकी सबके 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस भी आपको आना चाहिए। तो इंग्लिश का जो है अपने दिन का एक स्लॉट अलग निकाल लो कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो हमने डेली करनी है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इंग्लिश जो है वो आपका 120 क्वेश्चंस का जुगाड़ करती है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा टॉपिक आपको डेली पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके वीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अपने टॉपिक्स के अलावा मतलब अपने सब्जेक्ट्स को भी ध्यान रखो, और उसमें से जो आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो आपका वीक ना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं उन पर अलग से फोकस करो, उनके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा निकालो, ठीक है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वो गलतियां ना हो जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।